नायरा और कार्तिक की शादी को अभी 6 महीने हुए थे। अचानक से नायरा को प्रसव पीड़ा का दर्द होने लगा। नायरा ने पूरे 9 महीने की बच्ची को जन्म दिया। उसके सास ससुर को समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब शादी को 6 महीने हुए तो फिर बच्चा 9 महीने का कैसे। नायरा का पति कार्तिक उसको अस्पताल में ही छोड़कर भाग गया था। नायरा के सास ससुर ने नायरा के मम्मी पापा को हॉस्पिटल बुला लिया था और उनसे कहा कि वो अपनी लड़की को लेकर घर चले जाएं। आगे क्या करना है क्या नहीं वो बाद में बताएंगे। नायरा के मम्मी पापा बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो बच्चा किसका है, लेकिन वो यही चाहते थे कि जिसका ये बच्चा है ये बात वही बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन 55 वर्षीय अनामिका जी अपनी नई नवेली बहू के स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियों में लगी थी। महावर का थाल, पूजा की थाली, चावल भरा कलश, नववधू के आने से पहले ही सब तैयार हो चुका था। घर के सभी मेहमान और घर वाले नववधू के स्वागत के लिए घर के बाहर द्वार पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि श्याम प्रसाद जी जो कि अनामिका जी के पति हैं, उन्होंने फ़ोन करके अपनी पत्नी को पहले ही बता दिया था कि वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं दुल्हन और बारातियों के साथ। 15 से 20 मिनट बाद सभी का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि द्वार पर दुल्हन की गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। मंगल गीतों के साथ दुल्हन का स्वागत किया गया। महावर लगे पैरों की छाप जब अनामिका जी के आंगन में उनकी नई बहू के कदमों से पड़ी तो खुशी से खिला चेहरा उनका देखते ही बन रहा था। नई बहू के स्वागत की रस्म पूरी हो चुकी थी। शादी में सम्मिलित होने के लिए जो रिश्तेदार आए थे उन्हें अब जाने की जल्दी होने लगी थी, इसीलिए वे सभी अनामिका जी से गुजारिश करने लगे कि मुंह दिखाई की रस्म भी कर दे। अनामिका जी का मुंह दिखाई की रस्म भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपने रिश्तेदारों की बात टाल नहीं सकी। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। सभी ने नई बहू के सुंदर मुखड़े को देखकर नेक दिया और उसकी सुंदरता की खूब तारीफ की, क्योंकि नई नई दुल्हन बनी नायरा बेहद खूबसूरत थी। उसके रंग रूप को देखकर ही कार्तिक, जो अब उसका पति है, उस पर मोहित हो गया था। 1-2 घंटे बाद मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो गई। दुल्हन को उसके कमरे में ले जाया गया। अनामिका जी जो अभी अभी नई नई सास बनी थी, रिश्तेदारों में से कुछ महिलाएं जो उनकी ही उम्र की थी, वो हंसी ठिठोली करने लगी कि नई बहू के साथ तुम्हें कैसे रहना है, देखना जरा संभल के, आजकल ज़माना बदल गया है। धीरे धीरे नाते रिश्तेदार जिसको अपने घर जाना था सब चले गए। दुल्हन बनी नायरा के जीवन की आज से नई शुरुआत थी। नायरा जब से कार्तिक से मिली थी और उसका उससे विवाह तय हुआ, तब से वो यही सपना तो देख रही थी कब वो कार्तिक की दुल्हन बनकर इस घर में आए। आज उसका सपना पूरा हो गया। नायरा और कार्तिक के गृहस्थ जीवन की शुरुआत बड़ी ही खुशी के साथ हुई। घर वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। नायरा के प्रेम से पल्लवित खुशियों भरे दिन बीत रहे थे। फिर शादी के 1 महीने बाद कार्तिक ने अपने घर वालों को बताया कि नायरा माँ बनने वाली है, बहू माँ बनने वाली है। श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। अब तो अनामिका जी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखने लगी थी, घर के कामों में हाथ बटाती और नायरा के खाने पीने का ध्यान भी रखने लगी। अभी सिर्फ 6ठा महीना ही पूरा हुआ था, लेकिन नायरा को 6ठे महीने में ही प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी। घर वालों को लगा शायद कोई परेशानी हो गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कार्तिक घर से कहीं बाहर गया हुआ था, इसीलिए अनामिका जी और श्याम प्रसाद जी आनन फानन में अपनी बहू को अस्पताल लेकर गए। थोड़ी देर में खबर पाकर कार्तिक भी वहां पहुंच गया। दिन ढलने के साथ ही नायरा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। नर्स बच्ची को लाकर अनामिका जी की गोद में डालते हुए बोली कि मुबारक हो बेटी हुई है, आपके घर में लक्ष्मी जी आई हैं। इतना सुनना ही था कि अनामिका जी और श्याम प्रसाद जी दोनों के होश उड़ गए।
अनामिका जी को समझते देर नहीं लगी कि उनकी बहू शादी से पहले ही बिन ब्याही माँ बनने वाली थी। पल भर में ही अनामिका जी की सती सावित्री बहू उन्हें चरित्रहीन लगने लगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। नायरा ने बच्ची को सामान्य रूप से जन्म दिया था। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। जहां नायरा की खुशी सातवें आसमान पर थी, वहीं उसके सास ससुर के होश उड़े हुए थे। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। नर्स के द्वारा बच्ची को अनामिका जी की गोद में डाले जाने पर उन्होंने तुरंत नकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ बच्ची नर्स को सौंप दी। अनामिका जी नर्स से बड़े रूखे सुर में बोली, ये बच्ची मेरी कुछ नहीं लगती, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जाकर इसकी माँ को ही दे दो। नर्स अनामिका जी की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बहुत हैरान हुई, लेकिन उस वक्त बच्ची को उसकी माँ के पास पहुँचाना ही उसे उचित लगा। इसीलिए उसने बच्ची को नायरा के पास छोड़ दिया। अनामिका जी का मन गुस्सा और घृणा से भर चुका था। वहीं श्याम प्रसाद जी भी गुस्से में उबल रहे थे। अनामिका जी अपने पति से नायरा के मायके फ़ोन लगाने के लिए बोली। अपनी पत्नी के आज्ञाकारी पति ने तुरंत नायरा के मायके फ़ोन लगा दिया। उन्होंने नायरा के माता पिता को तुरंत प्राथमिक चिकित्सालय आने के लिए बोले। नायरा के माता पिता को उसके सास ससुर का व्यवहार बहुत रूखा लगा, इसीलिए नायरा के माता पिता भागे भागे अस्पताल पहुँचे। कार्तिक अपने माता पिता के सवालों और गुस्से से बचने के लिए अस्पताल के बाहर आ गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ बाप को क्या बताएगा इस बारे में। जब नायरा के माता पिता अस्पताल पहुँचे तो सबसे पहले उन्हें अपना जमाई ही अस्पताल के बाहर मिल गया। वे अपने जमाई से पूछने लगे कि क्या हुआ, समधी समधन ने इस तरह से तड़के अस्पताल क्यों बुलाया है। कार्तिक उन्हें बताता है कि नायरा ने बेटी को जन्म दिया है। नायरा के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं ये जानकर कि वे नानी नाना बन चुके हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें खुश नहीं नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। अपने जवाई को चिंता में देख नायरा के पिता किशोर जी उससे पूछने लगे कि क्या वो खुश नहीं है बेटी होने पर। कार्तिक उन्हें बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं चिंतित इसीलिए हूँ क्योंकि समय रहते मैं नायरा के गर्भावस्था की सच्चाई अपने माता पिता को बता नहीं सका। इस वक्त मेरे माता पिता बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी बहू चरित्रहीन है। किसी और का पाप लेकर ससुराल आई और उनके बेटे के माथे मढ़ दी गई। नायरा के माता पिता अपने जमाई के मुख से ये सारी बातें जानकर एकदम हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वे क्या बोलें और क्या कहें, क्योंकि उन्हें स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई दिख रही थी। शायद इसीलिए कहते हैं समय के साथ बातें सुलझ जाएं तो ही अच्छा रहता है। किशोर जी अपने जमाई को समझाकर अपने समधी समधन को सच बताने के लिए हिम्मत कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कार्तिक इसके लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वो अपने माता पिता की नज़रों में एक संस्कारी बेटा था और सच बताकर अपनी छवि उनकी नज़रों में खराब नहीं करना चाहता था। किशोर जी और उनकी पत्नी अपने जमाई की मनोस्थिति जानकर समझ चुके थे कि अब उन्हें ही नायरा के गर्भ की सच्चाई बतानी होगी। किशोर जी और उनकी पत्नी राधिका अपनी बेटी नायरा की शादी के बाद दोनों चिंता मुक्त हो गए कि चलो समय रहते शादी हो गई, बाकी उनका जमाई अपने परिवार वालों को सच बताकर समय रहते बात संभाल लेगा। कार्तिक ने भी यही सोचा था, लेकिन डर के कारण वो अपने माता पिता को सच बता नहीं सका। चिंता में डरे हुए किशोर जी और राधिका जी अपने समधन और समधी के पास पहुँचे, जो गुस्से में तमतमाते हुए बड़ी बेसब्री से उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। अपने समधी और समधन को देखते ही अनामिका जी और श्याम प्रसाद जी दोनों एक साथ बिफर पड़े। दोनों बारी बारी से नायरा के बारे में उन्हीं के सामने कलमोही कुलच्छनी कुल्टा इन नकारात्मक शब्दों से नायरा को
नवाजने लगे। नायरा के माता पिता अपने समधी समधन के गुस्सा शांत होने तक इंतजार करते रहे। उनके द्वारा बोले गए अपशब्द चुपचाप सुनते रहे। लेकिन जब अनामिका अपनी पोती को ही पाप और नाजायज औलाद कहने लगी, तब नायरा के माता पिता को बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे में नायरा के पिता किशोर जी को अपने समधी समधन को सच बताना जरूरी लगा। किशोर जी सच बताना शुरू कर दिए। देखिए समधी जी, समधन जी, आप दोनों को सच पता नहीं है, इसीलिए आप लोग गुस्से में हैं और अपनी ही बहू और पोती को अपशब्द बोल रहे हैं। मैं तो निश्चिंत हो गया था कि चलो कार्तिक बाबू आपको सच बता दिए होंगे। मुझे तो आज और अभी पता चला कि आप दोनों को कुछ नहीं पता है। सच कहूँ तो आप दोनों को असली बात पता नहीं है। मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ। अगर मैं आप दोनों की जगह पर होता तो मेरी भी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही होती। मेरी आपसे विनती है कि आप दोनों पहले नायरा के गर्भ की सच्चाई जान ले, तभी आगे कुछ बोले और कोई फैसला ले। किशोर जी के द्वारा बस इतना सुनना था कि श्याम प्रसाद जी गुस्से में तमतमाते हुए बोले, आप क्या बताना चाहते हैं? वैसे तो अब कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं है, फिर भी आप दोनों को जो भी बताना है जल्दी बताइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आगे चलकर आप ये कहें कि हमने आपको सफाई देने के लिए मौका भी नहीं दिया। कहिए क्या कहना चाहते हैं? श्याम प्रसाद जी बोले। देखिए समधी जी, आपके बेटे और मेरी बेटी की शादी को 6 महीने हो चुके हैं। ये बात हम सभी जानते हैं। इन 6 महीने में ही नायरा ने एक बेटी को जन्म दिया है, जिसे जानकर देखकर आप सब हैरान हैं, क्योंकि आपको सच पता नहीं है। सच ये है कि नायरा की बेटी का बाप कोई और नहीं बल्कि कार्तिक बाबू ही हैं। आप दोनों को याद होगा, कार्तिक और नायरा का रोका होने के बाद आप दोनों ने 6 महीने बाद शादी करने की बात कही थी, क्योंकि कार्तिक बाबू का इंजीनियरिंग का आखिरी साल था और परीक्षा भी अभी बाकी थी। इसीलिए नायरा और कार्तिक की शादी 6 महीने बाद होने को थी। लेकिन आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे कितने तेज हैं। रोका के समय जब हम सभी इकट्ठा हुए थे, तभी इन दोनों ने अपना नंबर एक दूसरे से बदल लिया था। फिर एक दूसरे से बातें करने लगे, जान पहचान बढ़ी और धीरे धीरे इन दोनों का मन भी मिल गया। नायरा भी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी। दोनों बच्चे पढ़ाई के बहाने घर से निकलते और एक दूसरे से मिलने भी लगे थे। रोका के ठीक 3 महीने बाद नायरा को एक दिन अचानक उल्टी होने लगी। नायरा की माँ राधिका जी को शक हुआ। राधिका जी को जिस बात का डर था वही हुआ। नायरा ने खुद सामने से डरते हुए और रोते हुए बताया कि वो माँ बनने वाली है। राधिका जी सुनकर सन्न रह गईं, लेकिन नायरा ने जब ये बताया कि ये बच्चा कार्तिक बाबू का है, तो हम सबको थोड़ी राहत हुई। शादी से पहले हम दोनों पति पत्नी आप दोनों को ये बताना तो चाहते थे, लेकिन इस बात से बहुत डर गए थे कि हो सकता है आप सब सच जानकर शादी तोड़ दें। फिर हमारी बेटी के भविष्य का क्या होगा? फिर कार्तिक बाबू से मैंने पहले बात की। कार्तिक बाबू शादी के लिए मान गए। अब आप दोनों को हमें किसी तरह मनाना था। फिर किसी तरह आप दोनों को हम लोगों ने शादी के लिए मना लिया, लेकिन शादी होते होते 3 महीने गुजर गए। इस तरह से नायरा शादी के 3 महीने पहले ही गर्भवती थी। शादी से पहले हम लोगों ने ये सच्चाई आप दोनों से छुपाई। इसके लिए हम दोनों हाथ जोड़कर आप दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ये कोरा सच है कि नायरा की बेटी आपका ही खून है, आपकी अपनी पोती है। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपने बेटे से पूछ सकते हैं। कार्तिक बाबू आप दोनों से बहुत डर रहे हैं, इसीलिए सच नहीं बता रहे। आप दोनों अगर प्यार से पूछेंगे तो वो ज़रूर सच बताएंगे। अपने समधियों की सारी बातें सुनने के बाद अनामिका जी और श्याम प्रसाद जी अपने बेटे को अस्पताल में ढूंढने लगे, लेकिन कार्तिक अस्पताल से गायब हो चुका था। जब कार्तिक हॉस्पिटल में कहीं भी नज़र नहीं आया, तब किशोर जी और राधिका जी बहुत चिंतित हो गए। इधर कार्तिक का हॉस्पिटल से इस तरह से चले जाना, वो भी बिना किसी को कुछ बताए,
अनामिका जी और उनके पति श्याम प्रसाद जी अलग ही मतलब निकाल लिए। उन्हें लगा कि उनका बेटा शर्मिंदगी की वजह से यहाँ से चला गया। अपने बेटे की किस्मत पर दोनों रोना रोने लगे। हालांकि नायरा के माता पिता बार बार अपने समधी समधन को समझाते रहे कि जैसा आप सब समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्तिक बाबू बस आप दोनों का सामना नहीं करना चाहते। आखिर जाएंगे कहाँ? गए होंगे तो घर पर ही गए होंगे। आप दोनों इत्मीनान से घर जाकर पूछ लीजिए। तब तक हम दोनों नायरा के पास हैं। नायरा के माता पिता की बातें सुनकर कार्तिक के माता पिता तुनक कर बोले, अब आप दोनों अपनी बेटी के पास तब तक रहिए जब तक सारी बातें अब साफ नहीं हो जाती। अच्छा यही होगा कि अस्पताल से छुट्टी मिलने पर आप नायरा को अपने साथ लेकर अपने घर जाएं। बाकी आगे जब बातें साफ हो जाएंगी तब हम नायरा को विदा करा कर लेकर आएंगे। तब तक के लिए राम राम जी। ये सारी बातें बोल श्याम प्रसाद जी अपनी पत्नी अनामिका जी के साथ दंदनाते हुए अस्पताल के मेन गेट से अपने घर के लिए निकल गए। नायरा जो अभी अभी नई नई माँ बनी थी, अस्पताल के पेशेंट बेड पर लेटे लेटे बेसब्री से अपने घर वालों का इंतजार कर रही थी। उसे सबसे ज़्यादा इंतजार अपने पति कार्तिक का था। उसको पता ही नहीं है कि उसका अपना पति मुंह छुपाकर पहले से ही पलायन कर चुका है। अपने समधी समधन के जाने के बाद नायरा के माता पिता अपनी बेटी के पास गए। अपनी नवजात पोती को गोद में उठाए। किशोर जी और राधिका जी बहुत खुश होते हैं। अपने माता पिता को देखकर नायरा बहुत खुश होती है। फिर अपने पति कार्तिक के बारे में उनसे पूछती है। राधिका जी और किशोर जी को समझ में नहीं आता है कि वे अपनी बेटी से अब क्या कहें। क्या ये बताना ठीक होगा कि तुम्हारा पति मुंह छिपाकर भाग गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताना हमारी बेटी की खुशियों पर ग्रहण जैसा है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख मन ही मन विचार करते हैं। किशोर जी नायरा को टालने के लिए बोलते हैं कि कार्तिक किसी जरूरी काम से कहीं चला गया और तुम्हारे सास ससुर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वे घर चले गए। राधिका जी नायरा से कहती हैं कि अस्पताल से छुट्टी मिलने पर तुम्हें हमारे साथ ही चलना है। वो अपनी बेटी को बताती हैं कि तुम्हारे सास ससुर भी यही चाहते हैं। नायरा को अपने माँ बाप की बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वो अपने पिता से कार्तिक को फ़ोन लगाने के लिए कहती है। किशोर जी अपनी बेटी की बात टाल नहीं सके और अपने जमाई के पास फ़ोन लगा दिया। किशोर जी अपने जमाई की हेलो की आवाज़ सुन फ़ोन नायरा को दे देते हैं। नायरा तुरंत कार्तिक से अपने पास न आने का कारण पूछती है। कार्तिक नायरा को बताता है कि 3 दिन पहले जो उसने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, उसका कॉल लेटर उसकी ईमेल आईडी पर आज ही आ गया, इसीलिए उसे फ़ौरन लखनऊ निकलना पड़ा। कार्तिक आगे कहता है कि कल सुबह से उसे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसीलिए उसे आज ही घर से निकलना पड़ा। कार्तिक नायरा से कहता है, तुम हमारी बेटी और अपना ख्याल रखना और हाँ, अपने माता पिता के पास ही रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, क्योंकि अभी भी मैं माँ बाबूजी को सच बता नहीं पाया हूँ, इसीलिए वे दोनों तुम्हें गलत समझ रहे हैं। अपनी इस आखिरी बात के साथ कार्तिक ने फ़ोन रख दिया। अपने पति कार्तिक की बातें सुनने के बाद नायरा को ऐसा लगा कि जैसे खुशियां दरवाजे से हो अंदर आईं और खिड़की से होते हुए बाहर निकल गईं। नायरा को 2 दिन उपरांत अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो अपने माता पिता के साथ अपने मायके आ गई, अपनी बिटिया के साथ। नायरा के मायके में पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि किशोर जी की बेटी ने 6 महीने की शादी में ही एक बेटी को जन्म दिया। इसका मतलब वो अपने विवाह से पहले ही बिन ब्याही माँ बनने वाली थी। सारे गांव वाले नायरा को अब शब्दों और अपने व्यंग बाड़ों से चरित्रहीनता का प्रमाण पत्र थमा दिए। नायरा के दिन तानों उलाहनों और गालियों में बीतने लगे। गांव वाले आए दिन नायरा को कुछ न कुछ अपशब्द कहते रहते। गनीमत थी कि उसके माँ बाप उसके साथ थे। नायरा जिन प्यार के खूबसूरत पलों को
कार्तिक के साथ विवाह पूर्वक व्यतीत कर चुकी थी। अब वो सारे पल बेकार और नीरस लग रहे थे। नायरा का मन हर पल परेशान और चिंतित रहता। वो कार्तिक से जब भी फोन पर अपने सास ससुर से सच बताने के लिए कहती, कार्तिक बस आश्वासन देकर बात को टाल देता है। हाँ, एक बात थी कि कार्तिक पैसे से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। कार्तिक हर महीने नायरा और अपनी बेटी का खर्चा मोबाइल से ट्रांसफ़र कर देता। नायरा एक बार फिर फ़ोन पर कार्तिक को समझाने का प्रयत्न करने लगी कि अपने माता पिता को सच बता दो, लेकिन इस बार भी कार्तिक इधर उधर की बातें करके बात को टालने का प्रयास करने लगा। इस बार नायरा का मिजाज एकदम सख्त था। वो एकदम भावुक होते हुए गंभीर लहजे में बोली कि अगर तुम सच बताने का दम नहीं रख पा रहे हो तो एक काम करो, मुझे अपने पास ही बुला लो। तुम्हारी इतनी तो सैलरी है कि हम तीनों का गुजारा हो सकता है। इस बार कार्तिक नायरा का रवैया समझते हुए बस इतना ही बोल पाया कि उसके लिए तुम मुझे बस थोड़ा वक्त और दे दो, ताकि मैं कोई अच्छा घर ढूंढ लूँ, फिर तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। कार्तिक की इस बात पर नायरा ने कहा कि ठीक है, ये मेरे द्वारा दिया गया तुम्हारा आखिरी वक्त है। इसके बाद भगवान के लिए ये मत कहना कि थोड़ा और वक्त दे दो, क्योंकि अब लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। लोगों की बातें अब सिर्फ मेरे तक या फिर मेरे माँ बाप तक नहीं हैं। अब हमारी बेटी को भी लोग नाजायज औलाद कहने लगे हैं। ये बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर हो रही है। इधर नायरा के पिता किशोर जी और माँ राधिका जी अपनी तरफ से अपने समधी समधन को फ़ोन कर समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन अनामिका जी और श्याम प्रसाद जी अपने फैसले पर अडिग थे कि जब तक उनका बेटा ये नहीं कहता कि नायरा की बेटी का बाप वो खुद है, तब तक वे कुछ नहीं कर सकते। अपने समधियों का ये दो टूक जवाब नायरा के माता पिता के सीने में खंजर जैसा चुभ जाता। वे बस छटपटा कर रह जाते और कुछ कह भी नहीं पाते। बेचारे माँ बाप जो ठहरे, उनसे अपनी बेटी की बदनामी भरी जिंदगी देखी नहीं जा रही थी। नायरा बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगी जिस दिन उसका पति कार्तिक किराए का मकान ढूंढकर उसे अपने पास बुला लेगा। लेकिन नायरा के ये बदनामियों के दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। धीरे धीरे जब 1 महीना गुजर गया, तब नायरा कार्तिक से किराए के मकान के बारे में पूछने लगी। किराए का मकान मिला कि नहीं, तुम हमें कब बुला रहे हो? नायरा के बार बार पूछने और समझाने पर कार्तिक तंग आ गया। इसीलिए वो इस बार झुंझला कर नायरा से बोला, तुमको क्या लगता है नायरा, शहर में रहना इतना आसान है? शहर के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम अपने मायके में मैनेज करो ना, खर्चा तो मैं भेज ही रहा हूँ। नायरा, तुम क्या चाहती हो जो मेरे माँ बाप की नज़रों में मेरी सुंदर और संस्कारी छवि है वो खराब हो जाए? क्या तुम्हें अपने पति की इज्जत की परवाह नहीं? नायरा अपने पति कार्तिक की ये बातें सुनकर एकदम हैरान थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक जैसा समझदार इंसान इस तरह का दोगला विचार रखता है। कार्तिक को अपनी इज्जत की परवाह है, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत की नहीं। हालांकि इस तरह की स्थिति में स्त्रियां ज़्यादा टॉर्चर से गुजरती हैं, पारिवारिक सामाजिक हर तरह से। नायरा को इस बार कार्तिक से आर या पार बात करना ठीक लगा। वो गुस्से में कार्तिक से बोली, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं तुम्हारी नज़रों में कोई दूसरी स्त्री हूँ? जो एक गलती की वजह से हमारी ज़िंदगी में एक नया जीवन आ गया, उसके लिए तुम पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर रहे हो। तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी है और मेरी इज्जत का क्या? अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तो सोचो। क्या तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारी अपनी औलाद को कोई नाजायज औलाद बोले? तुम किस तरह के बाप हो और किस तरह के पति? जिन संस्कारों की तुम दुहाई दे रहे हो, क्या वे संस्कार तुम्हें ये नहीं सिखा रहे हैं कि अपनी पत्नी और बच्चे के मान सम्मान की परवाह करना चाहिए? ये किस प्रकार के दोगले संस्कार हैं तुम्हारे? तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है, लेकिन हमारी नहीं।
नायरा का पारा चढ़ गया था। वो गुस्से में ही कार्तिक से आगे बोलती है, देखो तुम्हें बस 1 हफ्ते का समय और देती हूँ। इस 1 हफ्ते में तुम ये निर्णय ले लेना कि तुम्हें हम दोनों माँ बेटी को अपने पास बुलाना है या फिर हमारी बेटी की सच्चाई बताकर अपने घर बुलाना है। तुम्हारे पास 2 ही विकल्प हैं, दोनों में से एक को तुम्हें इस 1 हफ्ते में चुनना होगा। नायरा के गुस्से और रूखे बर्ताव से कार्तिक को भी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में नायरा से बोला कि अगर इन दोनों विकल्पों में से मैं कोई ना चुनूं तो। कार्तिक की इस बात पर नायरा एकदम तैस में आकर बोली, तो मैं अपनी कुछ चूड़ियाँ तुम्हें कोरियर कर दूंगी। मुंह छुपा कर तो बैठे ही हो, मेरी भेजी हुई चूड़ियों को पहनकर घूंघट भी ओढ़ लेना। मैं अपने मान सम्मान की लड़ाई अब खुद लड़ लूँगी। तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, कानून और विज्ञान दोनों जानती हूँ। नायरा अपनी बातें पूरी कर फ़ोन रख देती है। इधर कार्तिक गुस्से में बस हेलो हेलो करता रहा। गुस्से में फ़ोन रख नायरा आंखें बंद कर बहुत देर तक खुद को संयमित करने का प्रयास करती रही। जब नायरा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वो उन दिनों के बारे में सोचने लगी जब वो कार्तिक के साथ शादी से पहले ही सुनहरे पल बिता चुकी थी। वो बातें उसे याद आ रही थी जब कार्तिक को मालूम हुआ कि वो बाप बनने वाला है तो वो घबराया नहीं, अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं, बल्कि जो शादी 4 महीने बाद होने वाली थी उसे जल्दी करने की बात करने लगा। कार्तिक ने कैसे सीना ठोक कर उसके सामने कहा था, शेर का बच्चा हूँ, ऐसे कैसे भाग जाऊँगा तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर। तुमसे ब्याह कर मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अब देखो जब बात आई निभाने की तो ये शेर का बच्चा सियार बन गया। इसी को कहते हैं कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। नायरा ने अपने और कार्तिक के बीच में हुई बातें अपने माता पिता को बताई। जब नायरा के माता पिता को कार्तिक की कही हुई बातें पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका जमाई ऐसा सोच सकता है। दोनों ही बहुत हैरान हुए। नायरा और नायरा के माता पिता तीनों मिलकर विचार विमर्श करने लगे कि आगे क्या करना है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद नायरा ने पुलिस कंप्लेन करने का फैसला किया, लेकिन नायरा के पिता किशोर जी को रिश्तों की नाजुकता समझते हुए उसका ये फैसला ठीक नहीं लगा। किशोर जी और राधिका जी को जीवन का अनुभव और रिश्तों की समझ निसंदेह नायरा से कई गुना ज़्यादा थी। इसीलिए वे दोनों नायरा को पहले पुलिस कंप्लेन करने से रोकते हैं और फिर उसे सुझाव देते हैं कि एक आखिरी बार अपने सास ससुर से बात करके देखो। नायरा अपने माता पिता की बात टाल नहीं सकी, पर अपने सास ससुर से बात करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर ऐसे ही सोचते विचारते 2-4 दिन और बीत गए। एक दिन किशोर जी के किसी दूर के रिश्तेदार ने, जो नायरा के ससुराल पक्ष को जानता था, उन्हें फ़ोन करके बताया कि नायरा की सास अपने बेटे के लिए कहीं और रिश्ता देख रही है। ये खबर सुनते ही किशोर जी और राधिका जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को ये बात बताई। नायरा तो पहले से ही मन बना चुकी थी पुलिस कंप्लेन करने के लिए। अब इस खबर ने उसके फैसले को और मजबूत बना दिया। नायरा उसी दिन तकरीबन 4 बजे अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन चली गई। नायरा ने पुलिस के सामने अपनी शादी से पहले और शादी के बाद तक की सारी कहानी बता दी। पुलिस स्टेशन में कार्तिक और उसके माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी थी। अब आगे की कार्यवाही पुलिस को करनी थी। पुलिस कंप्लेन होने के दूसरे दिन नायरा के सास ससुर को पुलिस स्टेशन में हाजिर होना था और साथ में कार्तिक को भी। उसी दिन इस बात की खबर कार्तिक को अपने माता पिता के द्वारा मालूम हो गई। वो तुरंत तत्काल की टिकट ले लखनऊ से अपने गांव आ गया। अब पुलिस कंप्लेन के ठीक 2 दिन बाद नायरा पुलिस स्टेशन में अपने माता पिता के साथ अपने ससुराल पक्ष के सामने थी। पुलिस वाले ने दोनों पक्ष की बातें सुनी। पुलिस ने जब कार्तिक से ये पूछा कि क्या वो नायरा की बेटी का बाप है, इस सवाल के जवाब में कार्तिक कुछ भी नहीं बोला। अब यहीं पर सारा मामला एक सिरे से उलझ गया।
नायरा अपने सच पर अड़ी रही और कार्तिक अपने झूठ पर कायम था। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अब नायरा हार नहीं मानने वाली थी। मामला कोर्ट में चला गया। 1-2 तारीख के बाद इस मामले की आखिरी सुनवाई हुई। इस आखिरी सुनवाई में एक अलग ही राज खुलकर बाहर आया, जिसकी वजह से कार्तिक अपनी ही बच्ची को अपना नाम देने से बचता रहा। कोर्ट में नायरा के वकील ने नायरा की बेटी के डीएनए रिपोर्ट के आधार पर यह साबित कर दिया कि नायरा की बेटी का बाप कार्तिक ही है। अब सच सबके सामने था। नायरा के ऊपर उछाला गया कीचड़ धुल चुका था। जब नायरा के वकील ने कार्तिक से ये पूछा कि जब तुम्हें बच्चे को अपना नाम नहीं देना था तो फिर शादी क्यों की, और जब शादी कर ही ली थी तो बच्चे को नाम देने से क्यों बचते रहे, आखिर क्यों भागते रहे। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए कोर्ट में उपस्थित सभी लोग उत्सुक थे। कार्तिक पहले अपनी बेइज्जती मान सम्मान की बातें कह वकील को घुमाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वकील ने जब दबाव के साथ पूछा तो कार्तिक ने सच कुछ इस प्रकार बताया। नायरा और मेरी शादी के 6 महीने बाद जब हमारी बेटी हुई तो मेरे माता पिता नायरा पर बहुत बिफर गए थे अस्पताल में ही। उनके गुस्से को देखते हुए मैंने अपने माता पिता को नायरा के गर्भ का सच बताया, लेकिन मेरे माता पिता इस सच को मान नहीं रहे थे। उन्हें इस बात की पड़ी थी कि बेशक मैं नायरा के बच्चे का बाप हूँ, लेकिन नायरा तो बिन ब्याही माँ बनने वाली थी। अब ये बात तो जग जाहिर हो गई थी। इस बात से मेरे माता पिता के हिसाब से उनके परिवार के मान सम्मान पर दाग लग जाता। लोग आए दिन उन्हें ताना मारेंगे कि देखो, इसकी बहू शादी से पहले ही माँ बनने वाली थी, और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने एक बार नहीं कई बार अपने माता पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं माने तो मैं क्या करूं। मैं 2 चक्कियों के बीच में बस पिसे जा रहा था। एक चक्की मेरे माता पिता थे और दूसरी चक्की मेरी पत्नी नायरा। मेरे माता पिता किसी भी कीमत पर नायरा को अपनाने से मना करते रहे, और नायरा को लगता था कि मैं उसे अपनाना नहीं चाहता हूँ। सौभाग्य से मेरा जॉब उसी दिन लग गया जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई। जॉब लगने के बाद पारिवारिक खींचातानी की वजह से मैं वहाँ से अब आना ही नहीं चाहता था। अब सारी बातें साफ हो चुकी थी। कोर्ट ने नायरा के सास ससुर को लताड़ा, उन्हें जुर्माना और सज़ा भी सुनाई, लेकिन नायरा के माफ़ करने और गुजारिश करने पर कोर्ट ने नायरा के सास ससुर को माफ़ कर दिया। नायरा अपनी हिम्मत और समझदारी से अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस पाली और कार्तिक की सच्चाई जानकर उसे भी माफ़ कर दिया। अगले दिन ये खबर सिर्फ पेपर में ही नहीं छपी थी, बल्कि न्यूज़ में भी दिखाया गया था। नायरा की ये कहानी उन लड़कियों के लिए सबक है जो विवाह से पहले ही अपनी मर्यादा लांघने लगती हैं। आज नायरा बेशक अपने पति और बच्चों के साथ अपने ससुराल में बहुत खुश है, लेकिन वो जो अपमान 1-1.5 महीने में झेला था वो आज तक नहीं भूली है और ना ही कभी भूल सकती है। एक ज़रूरी बात ये भी है कि हर लड़की के माता पिता नायरा के माता पिता की तरह उसका साथ दें ऐसी स्थिति में, जिससे उसके बच्चे की ज़िंदगी नरक में जाने से बच जाए। आप लोगों से एक अनुरोध और है, जो गलती नायरा ने की वो गलती आप लोग कभी मत करना। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।